अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अपना वतन टीवी। आई एम सादिया अफसाल। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जापान की पहली खातून वज़ीर आज़म सनाए तकाइची के हवाले से, जो कि जापान की एक पावरफुल खातून वज़ीर आज़म है। एक वक्त था कि जापान के हवाले से जब भी बात की जाती थी तो कहा जाता था कि शायद अपने मिलिट्री सेटअप पे इतनी तवज्जो जापान नहीं देता है और अपने जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसके लिए इतना ख़ास इकदाम नहीं लिए जाते हैं उनकी तरफ से। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पहली बार ऐसा हो रहा है आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरी जंग अजीम के बाद, कि जापान अपने दिफा को और अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को एक बार फिर से मुतहर्रिक करता हुआ नज़र आ रहा है। उनकी फ़ौज को ये कहा जाता है कि जी मॉडर्न बुनियादों पे उन्होंने लेकर चलना है। फ़ौज के पास जो असलहा होगा वो भी जदीद होना चाहिए, मॉडर्न असलहा होना चाहिए। और जो इस वक्त तक के इक़दामात हैं वो आपको ये बताते हैं कि जापान ये जो सिक्योरिटी ऑपरेटर्स जिस अंदाज में खड़ा कर रहा है तो एक बार फिर मिलिट्री स्टेट बनने की तैयारी कर रहा है। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि ये मिलिट्री स्टेट बनने की जो कोशिश है, ये जो इक़दामात लिए जा रहे हैं, चाहे अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को प्रमोट करने के सूरत में हमें नज़र आएँ, चाहे वो फ़ौज को जदीद बुनियादों पे सामने रखें या उनको मॉडर्न असलहा फराहम करें, तो आखिर ये इक़दामात किसके ख़िलाफ़ लिए जा रहे हैं और ये तैयारी अगर हो रही है तो किससे ख़तरा है? इस वक्त इसका जवाब इतना है कि ये जो ख़तरा है या ये जो तैयारी जिस मुल्क के ख़िलाफ़ हो रही है तो वो मुल्क है चाइना। और इन तमाम इक़दामात के पीछे या इस सोच के, इस फ़िक्र के पीछे सनाए तकाइची, जापान की खातून वज़ीर आज़म, जो कि चंद हफ़्ते पहले ही इलेक्शन जीत के बनी है जापान की वज़ीर आज़म और एक इंतहाई पावरफुल वुमन जो हैं वो कंसिडर की जाती हैं। अब ये सारे के सारे इक़दामात चाइना को, क्योंकि हम देखते हैं कि चाइना और जापान एक दूसरे के ख़िलाफ़ रहे हैं और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो बहुत कोशिशें भी हुई कि जी हालात कहीं ना कहीं बेहतर हो जाएं, लेकिन वो मुमकिन नहीं हो सका है। और अभी भी जो चाइना की तरक्की है या जो चाइना की इस वक्त मिलिट्री की सूरत हाल है, जो चाइना की डिफेंस इंडस्ट्री जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, जो उसमें ग्रोथ नज़र आती है, सो जापान डेफिनेटली अपने लिए वहाँ पे भी ख़तरा महसूस करता है। और उसके बाद ये इक़दामात सनाए तकाइची की तरफ से लिए जाने का मतलब है कि वो अपने आप को जापान के ख़िलाफ़ तैयार करना चाहते हैं। अब एक वक्त में जापान की तरफ से कहा जाता था कि हमें कोई इंटेलिजेंस सेटअप भी खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब जो उनकी नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी है उसको दोबारा से मुतहर्रिक किया जा रहा है। और इन तमाम इक़दामात के पीछे, जैसे हमने आपको बताया, कि सनाए तकाइची हैं। अब सनाए तकाइची के हवाले से बताते हैं, ये कोई आम खातून नहीं है। इनके हवाले से अगर ये आपको बताऊं कि इनको जापान की आयरन लेडी कहा जाता है और इनकी जो हीरो रही हैं वो फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर रही हैं। उनको ही अपना हीरो तस्वुर करती हैं। और इनके भी अगर आप देखें जो सियासी एजेंडा है या जिस तरीके से पॉलिटिकल कैंपेन्स में जो बात वो करती हुई नज़र आती हैं, तो उसमें सिक्योरिटी पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी वो सर फहरिस्त आपको दिखाई देगा। अब ये जो नई वज़ीर आज़म है सनाए तकाइची, ये एक कंज़र्वेटिव सोच की हामिल हैं और वो जो लिबरल्स कहा जाता है और लिबरल्स का जो एजेंडा होता है वो उसके ख़िलाफ़ हैं, जिसमें सर फहरिस्त ये LGBTQ वाला एजेंडा है और जिसमें हमेशा से उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की है, उसके ख़िलाफ़ उन्होंने बात की है। अब ये चाहती हैं कि जो जापान की इंडस्ट्री में इस वक्त आपको एक जमूद नज़र आता है या वो वहाँ पे रुकी हुई आपको नज़र आती है, कहीं स्टैगनेंट नज़र आती है, सो उसको वो ख़त्म कर सकें। और ये जो इनकी रियासत के हवाले से सोच है उस पर बहुत ही ज़्यादा एक सख्त कहना चाहिए, एक कंज़र्वेटिव व्यू जो है वो ये रखती हैं। और आई थिंक ये तमाम तर जो ख़ासियतें हैं, ये तमाम तर जो खूबियाँ हैं जो लोगों ने इनमें देखी हैं और पसंद किया है, और इसी बायस ये जापान की पहली खातून वज़ीर आज़म भी बनी है। अब सवाल यह है कि सनाए तकाइची किस तरीके से चाइना के ख़िलाफ़ आपको एक महाज़ खोलती हुई दिखाई देती हैं। तो जैसे मैंने बताया कि उनको ये लगता है कि जापान की सलामती के लिए एक ही मुल्क ख़तरा है और वो चाइना है, और चाइना को इस वक्त हमने कंटेन करना है। जो समंदरों पे उसका बढ़ता हुआ कंट्रोल है उसको किसी तरीके से हमने रोकना है। और उनको लगता है कि अगर
काउंटर मेजर्स ना लिए गए तो फिर जापान के लिए ख़तरा हो सकता है आने वाले दिनों में। लिहाजा उनकी जितनी भी पॉलिसीज़ बन रही हैं वो इसी एक नुक्ते के इर्द गिर्द घूमती हैं और यही महवर है उनकी पॉलिसी का, फॉरेन पॉलिसी का, सिक्योरिटी पॉलिसी का, कि चाइना को किसी तरीके से रोकना है और उसके लिए जो भी इक़दाम हमें करना पड़े, उसकी मौशी तरक्की को रोकने के लिए, उसकी साइंस में या अदरवाइज़ दिफाई तरक्की को रोकने के लिए, उसमें कहीं ना कहीं हमने रखना डालना है। अब ये जो तकाइची पॉलिसी एक है ना, उसका नाम ही ये पड़ गया है कि जी चाइना को जो कंटेन करने की पॉलिसी है ना वो तकाइची पॉलिसी है। और यही जापान में बात भी होती है, इस पे लिखा भी जाता है, इस पे तबसरे भी होते हैं। अब एक उनको लगता है कि जी बड़ा सुनहरी मौका है उनके पास चाइना को कंटेन करने के लिए। और साथ ही अगर आप ये देखें, चंद हफ्ते पहले इनकी जो मुलाकात हुई थी प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, जब उन्होंने जापान का दौरा किया था, तो उनको ये लगता है कि जी हमारा एजेंडा एक है कि अमेरिका है वो भी चाइना को कंटेन करना चाहता है, हमारे लिए भी चाइना ख़तरा है, तो हमें भी कहीं ना कहीं रोकना है। फिर दोनों जो सरबराहान मिले थे तो इनके दरमियान ये भी बात हुई थी कि किस तरीके से जो रेयर अर्थ मिनरल्स पे चाइना की मोनोपोली है उसको हमने ख़त्म करना है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि रेयर अर्थ मिनरल्स का अगर किसी एक मुल्क के पास कंट्रोल है तो वो चाइना के पास है। और चाइना में ये नहीं है कि सिर्फ एक रॉ मटेरियल जो है वो निकल रहा है, माइनिंग हो रही है, बल्कि उसकी जो प्रोसेसिंग है, उसको जो रिफ़ाइन करने का सारा तरीका है और पूरा अमल है, उस पे चाइना का इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर होल्ड आपको नज़र आता है। अच्छा, अब अमरीकी सदर की तरफ से भी कहा गया था कि जापान के अंदर जो अमरीकी इन्वेस्टमेंट है, जो सरमायाकारी है, वो उसको आने वाले दिनों में बढ़ाएंगे। और फिर जो डिफेंस इंडस्ट्री की तरफ मैंने कहा कि अब ये तवज्जो ज़्यादा हो गई है और डिफेंस इंडस्ट्री को प्रमोट करना है, दोबारा से इसको बहाल करना है। इसीलिए जापान की जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने ये कहा था कि वो डिफेंस बजट को मार्च 2026 तक अपने जीडीपी के 2% तक ले जाएंगी। ये उन्होंने ऐलान किया था और ये सब का सब जो है वो सिर्फ और सिर्फ चाइना को सामने रखते हुए किया गया था। अच्छा, इसी मुलाकात के दौरान दोनों सरबराहान के दरमियान ये भी बात हुई थी कि तमाम वो ताकतें, तमाम वो ममालिक जो चाइना के मद्दे मुकाबिल हैं, जो चाइना के ख़िलाफ़ हैं, उनको सपोर्ट किया जाए। अब उसमें फ़िलीपींस भी है, कोरिया भी है, मलेशिया भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, इंडिया भी है और अनऑफिशियली नाम लिए बगैर ताइवान का भी जिक्र किया गया। अच्छा, अगर आप देखें अभी तक तो जो तकाइची हैं इनकी शायद सिक्योरिटी पॉलिसी में और ख़ारजा पॉलिसी में कोई ऐसी बात नहीं गई होगी जो कंट्रोवर्शियल हो, लेकिन एक चीज़ ऐसी आई जिसने इसको कंट्रोवर्शियल बना दिया और वो ताइवान का नाम लेना है और ताइवान के हवाले से पॉलिसी बनाना है। अब ये एक ऐसी चीज़ है कि जिस पे चाइना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता है। जापान की तरफ से या सनाए तकाइची की तरफ से जो मौक़िफ़ है वो ये है कि जनाब जो भी इक़दामात हैं या जो ताइवान की भी सिक्योरिटी है उसको वो जापान की सिक्योरिटी से जोड़ती हैं। अच्छा, अब बात यहाँ तक नहीं रुकती, अभी तो कहानी का कहते हैं ना आगाज़ हुआ है, बिकॉज़ तकाइची बार बार ताइवान के मामले में अपना कोई बयान देती हैं और फिर चाइना की तरफ से ऑब्वियसली इस पर रद्द-ए-अमल आता है और वो कहती हैं कि जी ताइवान का जो भी कॉज़ है, ताइवान की जो भी सूरत हाल है, हम हर लिहाज से उसको सपोर्ट करेंगे और अगर हमें ट्रूप्स भी भेजने पड़े, अपनी फ़ौज भी भेजनी पड़ी वहाँ दिफा के लिए, ताइवान के कॉज़ के लिए, तो वो भी हम भेजेंगे। अब तकाइची की जो पॉलिसी है ऑब्वियसली चाइना को पसंद नहीं है। चाइना इस मामले में, जैसे मैंने कहा कि वो इसको अपने अंदरूनी मामलात में मुदाखलत तस्वुर करता है और जब से सनाए तकाइची इस ओहदे पर बराजमान हुई हैं वो अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी को ताइवान से अलग नहीं करती हैं, वो एक ही नज़रिए से रख रही हैं। अब ये एक चीज़ देखिएगा कि इसमें चाइना का जो रद्द-ए-अमल है वो कहता है कि जनाब अस्करियत पसंदी को बढ़ाने की एक कोशिश है। ज़ाहिर है अगर आप अपनी मिलिट्री भेजते हैं, अपनी फ़ौज भेजते हैं एक ऐसे इलाक़े में जिसको चाइना अपना इलाक़ा तस्वुर करता है तो वो उसके अंदरूनी मामलात में मुदाखलत तस्वुर होती है और फिर ये जो दोनों ममालिक के दरमियान एक कन्फ्रंटेशन है, कशीदगी है, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाने का भी बाइस बनती है। अब चाइना की तरफ से जो जापान के ये स्टेटमेंट्स हैं या जो जापानीज़ मुदाखलत आप इसको कह लें, इंटरफेरेंस कह लें, इसको मुख्तलिफ फोरम्स पे रेज़ भी किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पे इसको उठाया गया जहाँ पे ये कहा गया कि जी ताइवान के मामले में मुदाखलत एक आलमी क़वानीन की ख़िलाफ़ वर्जी है जो कि इस वक्त जापान की तरफ से की जा रही है। अच्छा, अब सबसे मज़े की बात सुनिए, इसमें मामलात सबसे ज़्यादा संगीन उस वक्त हुए
जब ओसाका में जो उनके काउंसिल जनरल हैं, उन्होंने, चाइनीज़ काउंसिल जनरल की मैं बात कर रही हूँ, उन्होंने एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि तकाइचीज़ डर्टी हेड मस्ट बी कट ऑफ, यानी उसका जो गंदा दिमाग है उसको काट देना चाहिए। ये जापानीज़ वज़ीर आज़म के लिए उन्होंने बयान दिया। अब इसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात ऑलरेडी कशीदा थे उसकी संगीनी और ज़्यादा बढ़ती चली गई। फिर ये जो एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हो रहा था, ये जो कहना चाहिए कि जी अल्फाज की जंग हो रही थी, फिर यहाँ तक मामला महदूद नहीं रहा। बीजिंग की तरफ से सख्त इक़दामात भी देखने को मिले, जिसमें था कि जापानीज़ सी फूड की इंपोर्ट जो है वो रोक दी गई। फिर चाइनीज़ शहरियों को कहा गया कि जी आप जापान ना जाएं, जापान का रुख ना करें। हुकूमती लेवल पे भी हम देखते हैं कि मुख्तलिफ एक्सचेंज प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं, उन सबको रोक दिया गया, उन सबको कैंसिल कर दिया गया। और ताइवान के इर्द गिर्द समंदरी हुदूद में कोस्ट गार्ड्स की पेट्रोलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई, यानी कि जापान को भी ये पैगाम मिला कि चाइना का जो रद्द-ए-अमल है आपके इन तमाम स्टेटमेंट्स के बाद वो अल्फाज तक ही महदूद नहीं रहेगा, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इससे ज़्यादा मज़ीद सख्त इक़दामात कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जी इसके जवाब में जापान ने क्या किया। जापान और चाइना की तलख़ी इस चीज़ से भी बढ़ जाती है कि जो जापानीज़ वज़ीर दिफ़ा हैं, जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं शिंजीरो कोइज़ुमी, उन्होंने जापान के अंदर मौजूद है एक आइलैंड जिसका नाम है योनागुनी। अब ये जो जज़ीरा है ये ताइवान से सिर्फ 110 किलोमीटर की दूरी पे है। इन्होंने इस आइलैंड को विज़िट किया। अब ये वहाँ जाते हैं और ऑब्वियसली एक पैगाम चाइना को देने की कोशिश की जाती है कि जिसमें ये बताया जाता है कि ताइवान के दिफा के लिए योनागुनी में, इस आइलैंड में जो कि ताइवान से चंद ही किलोमीटर की दूरी पे है, यहाँ पे जापानीज़ अपना एक एयर डिफेंस सिस्टम बनाएंगे। अब एयर डिफेंस सिस्टम लगाने का मतलब डायरेक्ट आप चाइना से एक तरीके से तबले जंग बजा रहे हैं। आप चाइना को जो है वो चैलेंज कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जनाब ये हम करने जा रहे हैं, अगर रोक सकते हो तो रोक लो। अब वाशिंगटन की अगर आप बात करें तो अमेरिकन जो डिफेंस डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से जापानीज़ इस आइलैंड पे योनागुनी में मौजूद जो अमरीकी बेसेस हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है अमेरिका कि आपको मुख्तलिफ ममालिक में हर जगह जगह बेसेस नज़र आती हैं, यहाँ पे जो उनकी एयर बेसेस हैं उनको भी अपग्रेड करने का काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है, जहाँ पे उनकी कोशिश है कि जो F-35B उनके फाइटर जेट्स हैं उनके ऑपरेशंस का वो आगाज़ कर सके किसी तरीके से। सो ऑब्वियसली वाशिंगटन की तरफ से भी चाइना को मैसेज दिया गया कि वो भी ताइवान की मदद के लिए मौजूद रहेंगे। अब जो टोक्यो की डिफेंस स्ट्रैटेजी है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पे अमेरिका से जुड़ी हुई है, और अमेरिका भी नहीं कहना चाहिए बल्कि प्रेसिडेंट ट्रंप के जो इस वक्त चाइना से ताल्लुकात हैं, जहां वो थोड़े बहुत बेहतर हुए हैं, वो उसको एक निगोशिएटिंग चिप के तौर पे भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जनूबी कोरिया में जो बातचीत हुई इन दोनों सरबराहान की, उसमें एक तरीके से ताल्लुकात में बेहतरी के लिए शायद ये कहना चाहिए कि उसका बीज बोया गया या उसकी कोई बुनियाद पड़ती हुई हमें नज़र आई। अब अप्रैल में कहा जाता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप चाइना का दौरा भी करेंगे, वहाँ पे हो सकता है कि मज़ीद ताल्लुकात बेहतर करने की बात हो। और अगर ये कहें कि जी प्रेसिडेंट ट्रंप इस वक्त शायद चाहते हैं कि जापान थोड़ा सा अपने रवैये में कमी लेकर आए, थोड़ा सा सख्ती जो है उसको कम करे, क्योंकि ऑब्वियसली उनके हालात कुछ बेहतर हो रहे हैं, वो तकाइची को भी ये पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आप चाइना और जापान के माजी को देखें, जो इनकी तलखियाँ रही हैं, ज़ाहिर है जापान जो है वो चाइना पे काबिज़ रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जिस अंदाज में चाइनीज़ शहरियों को मारा गया है, अब आप देखें कि चाइना की तरफ से बाकायदा तौर पे ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो जापानीज़ फ़ौज की तरफ से हुआ है, जापानी फ़ोर्स ने किया है और हमारे लोगों को मारने में इन्हीं का किरदार है। और उनके ख़िलाफ़ जंग जीतने पे हर साल इनफैक्ट चाइना विक्ट्री डे मनाता है, विक्ट्री के तौर पे उसको सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बार भी हमने देखा था कि बड़ी शानदार एक परेड का मुजाहरा हुआ था। अपना जो मिलिट्री सेटअप है, अपनी जो मिलिट्री ताकत है, उसको वो दुनिया के सामने रखता है। अब जापान के और अमेरिका के ताल्लुकात बिल्कुल बहुत अच्छे हैं,
ہمیشہ سے اچھے ہیں، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ ایک انکنڈیشنل سپورٹ مل جائے گی جاپان کی امریکہ کو یا امریکہ کی جاپان کو، تو وہ بڑا مشکل ہوگا۔ اب یہ ایک ایسی دنیا بن رہی ہے جہاں پہ ہم مختلف الائنسز دیکھتے ہیں، موجودہ الائنسز میں آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی شفٹ نظر آتا ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ جس تیزی سے چائنا اپنے ملٹری بلڈ اپ کی طرف جا رہا ہے، اس میں جاپان کی طرف سے یہ جواب دینا یا یہ سوچنا کہ جی ہمارے کیونکہ امریکہ سے تعلقات اچھے ہیں تو ہم بھی اسی لیول کا کچھ نہ کچھ چائنا کے خلاف کر سکتے ہیں، اور انفیکٹ ہم اس کی گروتھ کو روک سکتے ہیں، یہ تھوڑا قبل از وقت ہوگا، کیونکہ ساتھ ہی ساتھ امریکہ اور چائنا کے تعلقات بھی ایک بڑا سینسٹیو نہج پہ آ کے کھڑے ہو چکے ہیں بیکاز آف پریزیڈنٹ ٹرمپ اینڈ بیکاز آف ہز پالیسی۔ اب چائنا کی جو معاشی طاقت ہے، یقینی طور پہ جاپان اس کو اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے۔ جس طریقے سے اگر آپ دیکھیں کہ پورے یورپ کے اندر ایک سوچ پائی جاتی ہے کہ روس ہمارے لیے خطرہ ہے اور روس کو ہم نے کنٹین کرنا ہے، اسی طریقے سے جاپان اس وقت چائنا کو کنٹین کرنے کی پالیسی پہ عمل پیرا ہے، اور چائنا کی معاشی ترقی کو، سائنسی ترقی کو، ان کی دفاعی ترقی کو روکنے کے لیے ہر ممکن اقدام کرنا چاہتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم یہ کہیں کہ جو ایک اس وقت تبدیل ہوتا ورلڈ آرڈر آپ کو نظر آ رہا ہے، تو جاپان مکمل کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے خود کو اس ورلڈ آرڈر میں فٹ کر سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ You are watching Apna Watan.